मैं शहर में अपने मामू के घर में रहता था। वह सऊदीया में एक बड़ी कंपनी में नौकरी करते थे। मैं और मामी घर में अकेले रहते थे। मामी इंतहाई खूबसूरत और जवान थी। एक दिन जब मैं कॉलेज से वापस आया तो मामी के कमरे का दरवाजा खुला था। जैसा ही मैंने अंदर झांका तो मेरे पैरों तले जमीन निकल गई, क्योंकि मामी तो कभी कभी इंसान को अपनी आंखों पर यकीन करना मुश्किल हो जाता है, और यह लम्हा मेरे लिए भी ऐसा ही था। जो कुछ भी मैं देख रहा था उस पर यकीन करना मेरे लिए नामुमकिन था। मैं कैसे मान लेता कि मामू की बीवी उनके पीठ पीछे ऐसा भी कर सकती है। दरवाजे पर खड़ा था और मुझे लग रहा था कि मेरे कदमों तले से जमीन खिसक गई है। मेरी मामी को तो इस बात का शक भी नहीं हुआ था कि मैं आज जल्दी घर लौट आया हूँ। कॉलेज में अचानक तबीयत खराब हो जाने की वजह से मैं आज जल्दी घर आ गया था, मगर मुझे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि घर आकर यह मंजर मुझे देखने को मिलेगा। मेरी वह मामी जिस पर मुझे बहुत ही नाज था, और मेरी ख्वाहिश थी कि मेरी बीबी भी मेरी मामी जैसी हो, वह सब भरम पल भर में मिट्टी हो गए थे। मैं दबे कदमों वापस लौट गया था। मैं नहीं चाहता था कि मेरी मामी को मेरी मौजूदगी का महसूस हो, और हम दोनों के बीच में जो इज्जत है वह खत्म हो जाए, वरना हम दोनों शायद एक दूसरे से कभी भी नजरें मिलाने के काबिल न रहते। मैं घर से निकलकर बेमकसद सड़क पर चला आया, और मेरे आंखों के सामने बस एक ही बात चल रही थी, जो मामी के कमरे का था। मेरी मामी जिस हाल में कमरे में थी वह बयान करते हुए भी मेरी जुबान लर्ज जाती है। कोई भी इज्जतदार मर्द इस बात को बर्दाश्त नहीं कर सकता कि उसके घर या खानदान की कोई औरत इस तरह उसकी नज़रों के सामने इस तरह खानदान की इज्जत को नीलाम कर दे। मुझे मामी के साथ रहते हुए 6 महीने होने वाले थे, लेकिन इन 6 महीनों में एक बार भी मुझे इस बात का एहसास ना हुआ कि मेरी मामी के दिल में क्या चल रहा है। इज्जतदार और नेक मेरी मामी नजर आने वाली आज सारी हदें पार कर दी थी। यह जानकर आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे कि मेरी मामी अपने शौहर के गैर मौजूदगी में उसके ही घर में क्या कर रही थी। मेरा नाम साजिद है। मेरा ताल्लुक बिहार के औरंगाबाद से है, और फिर मेरी ज़िंदगी में वह वक्त आया जब अच्छी पढ़ाई करने के लिए शहर जाना पड़ा। मेरे मासी हालात इतने अच्छे नहीं थे कि मैं हॉस्टल का खर्चा उठा पाता, इसलिए जब मैं शहर गया तो पढ़ाई के साथ साथ अपनी छोटी मोटी नौकरी भी शुरू कर दी। शहर में मेरे मामू भी रहते थे, लेकिन मुझे उनके घर जाना कुछ बेहतर न लगा, क्योंकि उनकी शादी को 2 महीने ही हुए थे और 15 दिन में उन्हें वापस सऊदीया चले जाना था। लेकिन जैसे ही मेरे मामू का इस बात को पता चला कि मैं पढ़ाई के लिए शहर आया हूँ और उनसे मिला तक नहीं, तो वह फ़ोन करके मुझसे बहुत ज़्यादा नाराज़ हो गए। उन्हें मुझसे ऐसे रवैया की उम्मीद बिल्कुल ना थी। मैंने डरते हुए मामू से बताया कि उनकी नई नई शादी की वजह से मैं उनके घर नहीं आया कि कहीं मेरी वजह से वह लोग परेशान न हो जाएं। यह सुनकर तो मामू बहुत गुस्सा हो गए और कहने लगे कि मामी तुम्हारी बहुत ही अच्छी है और बहुत प्यार करने वाली है, तुम एक दफ़ा घर तो आओ, तुम्हें खुद पता चल जाएगा। मामू की नाराज़गी को देखते हुए मैं उनके घर चला गया। मैं पहली बार आमने सामने अपनी मामी से मुलाकात कर रहा था। कुछ प्रॉब्लम की वजह से मैं उनकी शादी में भी ना जा सका। मामी से मिलकर तो मैं हैरान ही रह गया। उम्र में मेरे मामू से आधी और इंतहाई हसीनो जमील और खूबसूरत थी। शायद यह सब मामू की सऊदीया की नौकरी और पैसे का कमाल था। मामी मुझसे बहुत ही प्यार से पेश आई और कहने लगी, साजिद, या तो बहुत ही बुरी बात है जब यहाँ पर तुम्हारे रिश्तेदार मौजूद हैं, तो इस तरह से तुम्हें हॉस्टल में ज़िंदगी गुजारने की क्या बात है। कल ही अपना सामान उठाओ और हमारे घर में आ जाओ। अभी तुम्हारे मामू के जाने में 25 दिन बाकी हैं, और तुम्हारे मामू के जाने के बाद भी यह घर तुम्हारा ही रहेगा। मुझे तुम्हारे यहाँ रहने पर कोई दिक्कत नहीं, बल्कि अच्छा है, मुझे भी एक सहारा मिल जाएगा। वरना मैं तो यही सोच सोच कर परेशान थी कि तुम्हारे मामू के जाने के बाद अकेली किस तरह रहूंगी। मामी की बातें सुनकर मैं उनके अखलाक और अंदाज से बहुत इम्प्रेस हुआ। ऐसा लग ही नहीं रहा था कि जैसे उनकी और मेरी पहली मुलाकात है। मामू ने मुझ पर बहुत ज़्यादा जोर डाला कि अगर मैं अब हॉस्टल में रहने की बात करूंगा तो वह कभी मेरी शक्ल नहीं देखेंगे, और मैं मजबूरन अगले ही दिन मामू के घर में रहने लगा। इस तरह मुझे पढ़ाई के साथ साथ नौकरी करने की भी ज़रूरत नहीं थी, और मैं अपनी पढ़ाई पर पूरा ध्यान दे सकता था। लेकिन मुझे क्या पता था कि मेरा यह फैसला मेरी ज़िंदगी की मुसीबत बनने वाली है। 25 दिन झटपट गुजर गए और मेरे मामू जाने का वक्त हो गया। मामू एयरपोर्ट पर मेरे गले लगे और कहने लगे कि मैं अपनी बीबी को तुम्हारे हवाले करके जा रहा हूँ, तुम इसका ख्याल रखना और अपनी पढ़ाई भी अच्छे से पूरी करना। मैंने मामू से वादा कर लिया कि मामी को किसी भी तरह की कोई तकलीफ़ नहीं होने दूंगा,
और घर आकर मामी का बहुत ख्याल रखूंगा। मामी भी मेरे साथ एयरपोर्ट पर मौजूद थी। मामू को छोड़कर हम दोनों घर आए तो वह बहुत उदास नजर आ रही थी। काफी देर तक वह अपने कमरे में बंद रही और रात को जब अपने कमरे से बाहर निकली तो मुझसे माफी मांगने लगी कि उन्हें मेरे खाने पीने का ख्याल ही न रहा। शौहर की जुदाई ने उन्हें बहुत दुख पहुंचाया है। मैंने मुस्कुराकर कहा, मामी कोई बात नहीं, मैं जानता हूँ कि आप बहुत ज्यादा दुखी हैं। मेरी बात सुनकर मामी कहने लगी कि मेरा नाम राबिया है, तुम मुझे राबिया कहकर पुकार सकते हो। मेरी और तुम्हारी उम्र बिल्कुल बराबर है। तुम मुझे मामी कहते हुए कुछ अच्छे नहीं लगते। मामी की बात सुनकर मैं हंस पड़ा। वह ठीक ही कह रही थी। उम्र में वह बिल्कुल मेरे ही बराबर थी, लेकिन मुझे इस तरह से उन्हें नाम सेव करना बेहतर नहीं था। और फिर जब तक मामू यहाँ थे तो मैंने कभी भी मामी को उनके नाम से नहीं पुकारा था, तो अब मामू के जाने के बाद कैसे उन्हें उनके नाम से पुकार सकता था। लेकिन मामी बराबर जिद करने लगी कि साजिद तुम मुझे राबिया कहकर ही पुकारो। मामी के जिद पर मैंने उन्हें राबिया पुकारना शुरू कर दिया। उनका रवैया मेरे साथ बहुत ही अच्छा था। वह इस तरह मेरा ख्याल रखती कि मुझे किसी चीज का फिक्र ना होती। मेरा उठना बैठना खाना पीना सब कुछ राबिया के साथ ही हो गया था। मैं जब तक कॉलेज से लौट कर ना आता वह मेरे इंतजार में बैठी रहती और मेरे आने के बाद ही खाना खाती। अक्सर मामू का फोन आता तो हम दोनों एक साथ ही बैठे होते और वह मेरे सामने ही मामू से खूब सारी बातें करती और मेरी भी मामू से बातें करवाती। मेरी मौजूदगी में मामू पूरी तरह मुतमईन हो गए थे कि उनकी बीवी अब बिल्कुल भी अकेले नहीं है। मामी को कहीं भी घूमने जाना होता तो वह मेरे ही साथ जाती। शॉपिंग पर भी जाना होता तो मेरे ही साथ जाती। हर गुजरते दिन के साथ हम दोनों एक दूसरे के करीब होते जा रहे थे। मामी का अंदाज इस कदर मोहब्बत करने वाला था कि मैं कभी कभी हैरान रह जाता। पता नहीं उन्होंने मामू से किस तरह शादी कर ली, जबकि ना ही उनकी उम्र मामू के बराबर थी और ना ही उनका अंदाज और ख्याल मामू के जैसे थे। देखा जाता तो दोनों एक दूसरे से बिल्कुल अलग थे। मामू को गए हुए पूरा 1 महीना हो गया था और इस 1 महीने में मैं और राबिया बहुत अच्छी तरह से रहे थे। एक दिन मेरे कॉलेज के दोस्त किसी काम से घर आए तो राबिया को देखकर हैरान रह गए। मैंने उन्हें बताया कि राबिया मेरी मामी है तो उन्हें बिल्कुल भी यकीन नहीं आया। और फिर जब राबिया उन्हें शरबत पेश करके चली गई तो वह कहने लगे कि यार इस कदर हसीन मामी होने के बावजूद भी तेरा मामू कैसे सऊदीया चला गया। इतनी खूबसूरत दीदी को तनहा छोड़कर जाते हुए तेरे मामू को जरा भी खौफ नहीं आया। अपने दोस्तों की बात सुनकर मैंने उन्हें खामोश रहने का इशारा किया तो वो लोग आहिस्ता आहिस्ता बात करने लगे कि इतनी खूबसूरत लड़की के साथ अकेले रहते हुए कोई भी उसका आशिक हो सकता है। मेरे दोस्त साहिल को तो मामी पर जैसे क्रश ही हो गया था। मैंने उन लोगों की बातों को मजाक में उड़ा दिया, लेकिन जब रात को राबिया किचन में चाय बना रही थी तो इत्तेफाक से मैं कमरे से पानी के लिए निकला। मैं पानी की बोतल भरना भूल गया था और रात के 1 बजे प्यास लगने पर मुझे कमरे से बाहर निकलना पड़ा। पहले तो राबिया को किचन में देखकर मैं चौंक गया था और फिर इसके बाद उसका लिबास देखकर मैं हैरान हुआ। आधी रात को नाइटी पहने हुए किचन में चाय बना रही थी, बिना आस्तीन की। नाइटी में उसके चांदी जैसे बाजू चमक रहे थे, स्टाइलिश कटे हुए बाल कानों पर झूल रहे थे। एक लम्हे में मेरा दिल बेकाबू हो गया था। मैं भी 24 साल का एक जवान मर्द था जिसके दिल में जज्बात का एक समंदर मौजूद था। मेरी नजरें बार बार बहक रही थी। राबिया को मेरे मौजूदगी का एहसास हुआ तो उसने पलटकर मेरी तरफ देखा और मुस्कुराकर कहने लगी, क्या बात है साजिद, अभी तक जाग रहे हो? मैंने फौरन ही अपनी नजरें झुका ली। मुझ में इतनी हिम्मत नहीं थी कि मैं उनका यह कयामत रूप देख सकता। मैंने राबिया से कहा कि रात को आपने मेरे कमरे में पानी की बोतल नहीं रखी थी और मेरा भी ख्याल नहीं गया, इसीलिए पानी पीने के लिए आया हूँ। मेरी बात सुनकर राबिया ने शर्मिंदगी से मजरत की और कहने लगी शायद उसे ख्याल नहीं रहा। राबिया अचानक ही मेरे करीब आई तो मेरे होश उड़ गए। उसके पास से परफ्यूम की तेज खुशबू महक रही थी। मुझे समझ नहीं आया कि वह मेरे इतने करीब क्यों आ रही है। और फिर राबिया ने मेरे हाथ से खाली पानी की बोतल ली और पानी भरकर मेरे हवाले कर दिया। उसके इस अंदाज में मेरे होश खोने लगे थे, इसीलिए मैंने जल्दी से कमरे में आकर दरवाजा बंद कर लिया। अगर मैं थोड़ी देर और राबिया के पास रुकता तो शायद कोई गलती कर बैठता। यह सोचकर मेरा दिल धड़क रहा था कि कहीं मेरी बदली हुई नज़र का एहसास राबिया को तो नहीं हो गया।
अगर उसे कोई भी ऐसी बात महसूस होती तो मैं हमेशा के लिए उसकी नज़रों में गिर जाता। मुझे बार बार यह ख्याल भी सता रहा था कि राबिया मेरी मामी है और इसके लिए मेरे ऐसे जज्बात बिल्कुल ठीक नहीं। मेरे अंदर एक जंग छिड़ गई थी। कभी मामू का ख्याल आता तो कभी राबिया का वजूद मेरी आंखों के सामने नाचता। मेरे इम्तिहान आहिस्ता आहिस्ता करीब आ रहे थे और मैं खुद को राबिया से दूर रखकर मैं पढ़ाई पर ध्यान दे रहा था। इस रात के बाद मैंने खुद को राबिया से बहुत दूर कर लिया। मेरे दोस्त पढ़ने के लिए अक्सर मेरे पास आने लगे थे। राबिया भी आकर हमारे साथ ही बैठ जाती और खूब बातें करती। वह बेचारी भी इंतहाई का शिकार थी। कभी कभी तो मुझे मामू पर गुस्सा आता कि उन्हें राबिया को अपने साथ ले जाना चाहिए था या खुद वह हमेशा के लिए वापस आ जाते। अपने बीबी को तनहा छोड़कर जाना कहाँ की अक्लमंदी थी। लेकिन मामू को अपनी सऊदिया की नौकरी बहुत ही प्यारी थी। मामू को भी सऊदिया में रहते सालों गुजर चुके थे, लेकिन उनको वहाँ के ज़्यादा पैसों की आदत हो चुकी थी और इंडिया वापस आकर उनका गुजारा मुमकिन नहीं था। मेरे दोस्तों को भी मामी के साथ अच्छी खासी दोस्ती हो चुकी थी और अब हम सबके बीच में कोई पर्दा नहीं था। मामी खुद ही मेरे दोस्तों को कहती कि वह यहीं आकर पढ़ाई किया करें, इस तरह उनका दिल भी लग जाता है। हमारे इम्तिहानों का सिलसिला भी शुरू हो चुका था और कॉलेज में पढ़ाई भी बहुत ज़्यादा हो रही थी। मैं हद से ज़्यादा बिजी था। राबिया अक्सर ही मुझसे इस बात की शिकायत करने लगी कि मैं अब न पहले की तरह उससे बात करता हूँ और ना ही उसे बाहर लेकर जाता हूँ। मैंने राबिया से वादा कर लिया कि मैं इम्तिहान के बाद उसे ज़रूर बाहर ले जाऊँगा और फिर राबिया की नाराज़गी को दूर करने के लिए एक रात में बाहर का खाना लेकर आया और हम दोनों ने एक साथ बैठकर खाना खाया और काफ़ी देर तक एक साथ वक्त गुजारा। उस रात मैंने पढ़ाई भी ना की और जल्दी सो गया। सुबह जब कॉलेज गया तो बाहर के खाने ने मेरी तबीयत खराब कर दी और मेरे पेट में बहुत तेज दर्द था और मुझे पलटी हो रही थी। मैं गांव का रहने वाला था। मुझे ताज़ा और देसी खाने की आदत थी। शहर का खाना शायद मुझे रास नहीं आया था और जब 11 बजे के करीब मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हुई तो मैंने कॉलेज से आधी छुट्टी ले ली। मैंने सोचा था कि घर जाकर आराम करूँगा क्योंकि मुझे जल्दी ठीक होना था कि मेरे इम्तिहान अच्छे हो सके। मगर मुझे क्या पता था कि घर जाकर मुझे एक ऐसा मंजर देखने को मिलेगा जिसे देखने के बाद शायद मैं अपने पैरों पर खड़ा होने के काबिल नहीं रहूँगा। आमतौर पर साकिर के साथ ही उसकी मोटरसाइकिल पर आता जाता था, लेकिन आज साकिर छुट्टी पर था, इसलिए मुझे ऑटो से घर आना पड़ा। अगर साकिर होता तो मुझे इतनी परेशानी न होती। मेरे पास घर की चाबी थी, इसीलिए मैं खामोशी से दरवाज़ा खोलकर घर के अंदर दाखिल हो गया क्योंकि मेरे मुताबिक इस वक्त राबिया गहरी नींद में सो रही होती। लेकिन जैसे ही मैं राबिया के कमरे के दरवाजे पर पहुंचा तो मेरे होश उड़ गए। उसके कमरे का दरवाज़ा खुला हुआ था और जब मैंने कमरे में झांका तो मुझे लगा कि मेरे सर पर आसमान टूट पड़ा है। राबिया जिस हाल में अंदर मौजूद थी उसे देखकर मेरा खून खौल उठा क्योंकि वह तनहा नहीं थी, उसके साथ मेरा सबसे अच्छा दोस्त साकिर भी मौजूद था। साकिर की इस वक्त यहाँ मौजूदगी ने मुझे हिलाकर रख दिया था और इस वक्त राबिया के वजूद ने मेरा शक यकीन में बदल गया था। वे दोनों मेरे पीठ पीछे जो खेल रचा रहे थे इसके बारे में तो सोच भी नहीं सकता था। यह शहर तो मेरी सोच से कहीं ज़्यादा आगे था। राबिया हंसते हुए मेरे दोस्त साकिर से कह रही थी कि तुम्हारा दोस्त तो बहुत ही नामर्द किस्म का लड़का है। कितनी दफ़ा मैंने उसे अपनी ओर खींचने की कोशिश की, लेकिन मेरी खूबसूरती और यह हुस्न जैसे उसके लिए कोई मायने ही नहीं रखता। और फिर हर गुजरते दिन के साथ मुझे इस बात का यकीन हो गया कि वह पूरी तरह नामर्द है, जिसे मैं तन्हाई में कुछ नहीं लगती थी और उसने मेरी तरफ नज़र भी नहीं उठाकर देखा। साकिर हंसकर कहने लगा कि कोई बात नहीं राबिया, मैं तो तुम्हें मिल गया ना, तुम मेरे साथ खुश रहो, मैं तुम्हें मुकम्मल करता रहूँगा। राबिया कहने लगी वाकई या मामू भांजे तो बहुत ही जज्बात से परे और नामर्द हैं। एक मुझे तनहा छोड़कर चला गया और दूसरे को मैं तन्हाई में भी मिली तो उसने पूरी तरह मुझे नज़रअंदाज कर दिया। मैं जवान हूँ, हसीन हूँ, कब तक इस तरह तन्हाई की ज़िंदगी गुजारूंगी। मेरा शौहर समझता है कि वह मुझे ढेर सारे पैसे भेजकर अपने पास हमेशा के लिए बांध कर रख सकता है। उसे इस बात का एहसास ही नहीं मेरी ज़िंदगी की ख्वाहिश कुछ और है। मुझे सिर्फ उसके पैसे की नहीं बल्कि उसके साथ की भी ज़रूरत है। मेरे लाख रोकने के बावजूद भी वह मुझे अकेला छोड़ कर गया तो मैं क्यों ना गलत रास्ता अपना लूं। राबिया ने दो टूक अपनी औकात और अपनी बात मेरे सामने बयां कर दी थी।
मैं घर से बाहर निकल आया था, क्योंकि अगर मैं आज उसके सामने चला जाता तो शायद फिर कोई रिश्ता बाकी न रहता। मैं गार्डन में बैठा सोच रहा था कि गलत राबिया है या फिर मामू। यह सच था कि मामू राबिया को तनहा छोड़कर चले गए थे और उन्हें ऐसा हरगिज नहीं करना चाहिए था। लेकिन राबिया ने जिस तरह उनके एतबार की धज्जियां बिखेरी थी, वह भी तो ठीक नहीं था। बहुत सोच समझ कर मैंने एक फैसला किया कि और अपने मामू को फ़ोन किया और उन्हें बताया कि राबिया उनके बगैर बिल्कुल भी ठीक नहीं। वह सारा वक्त उदास रहती है और अगर ऐसा ही रहा तो वह शायद तन्हाई में ही मर जाएगी। इसीलिए मामू उसे अपने पास बुला ले। मेरी बात सुनकर मामू भी कहने लगे कि मेरे लिए भी तन्हा रहना मुश्किल हो गया है, इसीलिए मैं अगले हफ्ते खुद ही वापस आ रहा हूँ और मैं राबिया को सरप्राइज़ देना चाहता हूँ। इसीलिए यह बात मैंने उसे नहीं बताई। मामू की बात सुनकर मैं मुतमईन हो गया था। मैंने दोबारा हॉस्टल में रहने की बात कर ली थी और अपना सारा सामान समेट लिया था। मेरी मामी ने मुझे प्यार से इसलिए रोका था क्योंकि वह मेरा फ़ायदा उठाना चाहती थी। जब मैंने उनकी बात पर ध्यान न दिया तो उन्होंने मेरे दोस्त को निशाना बना लिया। मुझे यकीन था कि मामू के आने के बाद वह ऐसी कोई हरकत नहीं करेंगी। मैं नहीं चाहता था कि उनका रिश्ता ख़त्म हो जाए, क्योंकि गलती दोनों तरफ से हुई थी। इसीलिए मैंने सारी सच्चाई अपने सीने में दफन कर ली थी और मामू के आने के बाद खुशी से दोबारा हॉस्टल में रहने लगा था। साकिर का उस घर में आना जाना मेरे ही वजह से था और जब मैं ही नहीं रहा तो उसका वहाँ कोई काम न था। आप लोग कमेंट में मुझे ज़रूर बताइएगा कि जो फैसला मैंने किया, क्या वह सही था या गलत था। क्या मुझे अपने मामू को राबिया की हरकतों को बता देना चाहिए था? मैंने ठीक किया या गलत, कमेंट में ज़रूर बताएं। कहानी पसंद आए तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। हम ऐसी कहानी आपके लिए लाते रहेंगे। धन्यवाद।